Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 7th, which is about physical and chemical changes. Okay, let's start the chapter. See, every day a lot of changes occur around you all the time. We all were born as infants and gradually we change into fully grown individuals. Seasons change, giving us a variety of food crops and other benefits. If some curd is added to warm milk and kept at room temperature overnight, it changes to curd. Similarly, cooking of food, digestion of food, photosynthesis, rusting of iron are all changes occurring around us. Some changes are permanent, cannot be retraced back, whereas some changes are temporary and can be traced back. स्टूडेंट व्हाट दे से कि एवरी डे हर रोज हमारे अराउंड क्या है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि जब हम बॉर्न हुए थे वी वर बॉर्न एज इन्फेंट एंड धीरे धीरे हम क्या हुए ग्रो हुए और अब हम क्या है एक फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में डेवलप हो चुके हैं. सीजन्स हैं, सीजन्स भी आपके चेंज होते रहते हैं. हर एक सीजन में आपको वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड वैरायटी ऑफ अदर बेनिफिट्स मिलते हैं. सो इस तरीके से क्या है आप देखोगे कि आपके अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो है वो हमेशा होते रहते हैं. एक बहुत कॉमन से एग्जाम्पल आपको गिवन है कि अगर आप क्या करते हो वार्म मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हो और उसको एक रूम टेम्परेचर पे ओवरनाइट रखा जाता है, तो वो सारा मिल्क जो है वो किस में कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी चेंजेस हैं जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं. इनमें से कुछ चेंजेस हैं जो परमानेंट नेचर के यानी कि इनको वापस से ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता है और कुछ टेम्पररी है यानी कि इनको आप रिवर्स कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक दैट इज फिजिकल changes. So the properties of a substance like volume, state, temperature, shape, size, color, weight and texture are called its physical properties. किसी भी एक substance की जो ये properties है like volume, state, temperature, उसका shape, size, color, weight, texture, ये सारी जो properties होती है किसी भी एक substance की इनको आप physical properties कहते हो. ठीक है, and when a substance undergoes a change in its physical properties and अगर किसी substance की इन्हीं physical properties में अगर कोई change आता है तो उस change को physical change कहा जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. फिजिकल चेंजेस जो है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं यानी कि आप उनको दोबारा से उनके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हो. ओके, सी नाउ दे हैव गिवन यू सम एक्टिविटीज थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू फिजिकल चेंजेस. नंबर 1, टू स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर. कैसे वाटर की स्टेट जो है वो चेंज होती है एंड ये एक फिजिकल चेंज है. आपको क्या लेना है, फ्यू क्यूब्स लेनी है आइस की ग्लास के अंदर. उस ग्लास को सन में रखना है सो दैट वो सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी. फिर आप उस ग्लास को क्या फ्रीजिंग चैम्बर में रखोगे अपने रेफ्रिजरेटर के कुछ घंटों के लिए और आप क्या देखोगे वाटर दोबारा से फ्रीज होके क्या बन चुका है, आइस बन चुका है. so, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो आइस की स्टेट थी वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो गई ऑन हीटिंग एंड फिर वो जो स्टेट थी वाटर की वो दोबारा लिक्विड टू सॉलिड चेंज हुई ऑन कूलिंग. कोई भी न्यू सब्सटेंस का यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एंड जो चेंज था वो टेम्पररी था, रिवर्सिबल था नेचर में. यानी कि जब आपने पहले आइस ली थी, आइस क्यूब, आपने उसको सनलाइट में रखा तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में. फिर आपने वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा, फ्रीजर में, तो वो दोबारा से आइस क्यूब्स में चेंज हो गई. दैट मीन्स व्हाट कि ये टेम्पररी चेंज है एंड इसको रिवर्स किया जा सकता है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंट 2. एक्सपेरिमेंट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, टू शो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड के सॉलिड एंड फ्रीजिंग पॉइंट को एक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेंगे. तो आपको क्या करना है, अगेन एक ग्लास टम्बलर में कुछ आइस लेनी है और उसको बाहर रखना है. क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो आइस क्यूब्स क्या मेल्ट होना शुरू हो चुकी है. अब आप उस मिक्सचर को जो आइस एंड वाटर का मिक्सचर है उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे एंड क्या नोटिस करेंगे कि वाटर जो था वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो चुका, आइस में. सो ये जो चेंजिंग है आइस इनटू वाटर एंड देन वाटर बैक इनटू आइस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक चेंज ऑफ स्टेट को जो कि चेंज ऑफ टेम्परेचर से आ रही है. ठीक है, जब आपने बाहर रखा टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक है, एंड फिर जब आपने उसको दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रखा तो वहाँ टेम्परेचर कम हो गया, जिसकी वजह से ये चेंज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इन द स्टेट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट 3. वी हैव टू स्टडी दैट डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इज अ फिजिकल चेंज. अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि एक शुगर का जो डिसॉल्व होना है वो भी फिजिकल चेंज है. ठीक है, तो उसके लिए आपको शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, चाइना डिश चाहिए एंड बंसन बर्नर चाहिए. सो क्या करना है, आपको कुछ शुगर क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर. आप क्या देखोगे वाटर आपका स्वीट हो जाएगा इन टेस्ट. फिर आपको क्या करना है, शुगर सोल्यूशन को इवेपोरेट करना है चाइना डिश में ओवर अ बंसन बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प समवॉट लाइक दिस. ठीक है, एक वाइट रेसिड्यू है जो आपको नीचे फिर चाइना डिश में देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी रेसिड्यू की वो बिल्कुल किसके सिमिलर है,
शुगर के सिमिलर है, जो कि पहले आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था। सो यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकला कि डिसॉल्विंग ऑफ वाटर, सॉरी शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। यानी कि जब आपने क्या करा, पहले इसको शुगर को डिसॉल्व करा वाटर में, फिर आपने उसको हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करने से जो भी वाटर था वो तो आपका इवेपोरेट हो गया एंड वाटर वेपर बनने के बाद एटमॉस्फेयर में चला गया, लेकिन जो अंदर हमने शुगर डिसॉल्व करी थी वो एक वाइट रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे बच चुकी है चाइना डिश के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ओके, चलो, नाउ वी आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑन पेपर। पेपर पे जो कटिंग का इफेक्ट है हम वो देखने वाले हैं। आपने क्या लिया, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लिया, आपने इस पे स्टार्स ड्रॉ करे, फिर इन स्टार्स को आपने उनके आउटलाइंस के थ्रू कट कर लिया। नाउ ट्राई टू जॉइन ऑल द पीसेस ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, जितने भी पीसेस ऑफ पेपर के सबको जोड़ने की कोशिश करनी है, उनको टेबल पर रखकर। क्या आप सभी पीसेस ऑफ पेपर को ज्वाइन कर पाओगे टू गेट बैक द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी पीसेस हैं पेपर के, उनको ज्वाइन नहीं किया जा रहा है टू गेट बैक द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, लेकिन हर एक जो पीस है पेपर का वो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है ओरिजिनल पेपर की वो उसके अंदर अभी भी रिटेन्ड है। जो साइज एंड शेप है पेपर का सिर्फ वो चेंज हुआ है, ना कि उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। दैट मीन्स व्हाट, कटिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो अ फिजिकल change. Now, so what are the characteristics of a physical change? एक physical change के क्या क्या characteristics है? Number 1, physical change आपका reversible and temporary होता है। No loss or gain of energy takes place during the physical change. किसी एक physical change के दौरान किसी भी energy का ना तो loss होता है and ना ही gain होता है। कोई भी new substance का formation नहीं होता है। No change in mass occurs during a physical change. और physical change में ही ना ही कोई mass में change आता है। Now some other examples of physical change. अब कुछ और भी examples के मेरे physical changes के क्या क्या, जैसे कि melting of butter, tearing of paper, breaking of a glass tumbler, dissolving of sugar and water, evaporation of sea water to form clouds, condensation of water vapor in clouds that form rain, evaporation of sea water to form crystals of common salt, and changing of camphor from solid to vapor when heated. That is the process known as sublimation. Okay, chalo. So this was all about physical changes, and now we have to discuss about chemical changes. When two or more substances react in such a way that there is formation of one more new substances, the change is called a chemical change or a chemical reaction. जब दो या दो से ज़्यादा substances आपस में react करते हैं इस तरीके से कि वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा new substances का formation होता है, उस change को आप chemical change या chemical reaction बोलते हो। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क का जो कन्वर्जन है टू कर्ड, ये आपका एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कर्ड। ठीक है, एंड जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक केमिकल चेंज में, उसकी अपने खुद के डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं इनिशियल स्टेज से। ठीक है, दैट इज ऑफ रोज विद डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, ये सभी आपको एग्जांपल्स गिवन है केमिकल चेंजेस के। चलो, नाउ दे हैव गिवन एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू सी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम बर्न करेंगे। सो आपको एक छोटा सा पीस लेना है मैग्नीशियम रिबन का, आप उसकी टिप को पहले क्लीन करोगे एक सैंड पेपर के थ्रू, फिर आपको उस पेपर को एक पेयर ऑफ टोंग्स के थ्रू होल्ड करना है ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब वो पेपर को बर्न किया जा रहा है वो एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न हो रहा है, एंड आफ्टर बर्निंग वो एक पाउडर ऐश फॉर्म में नीचे छोड़ देता है। ये जो ऐश आपको ऑब्टेन हुआ है ये बिल्कुल उस तरीके से सेम नहीं है जैसा आपका मैग्नीशियम रिबन था बिफोर बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया है एंड एक न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप उस ऐश को एक बीकर में कलेक्ट करो और उसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करें। प्रॉपरली आपको उसको स्टिर करना है एक ड्रॉपर के थ्रू, फिर आप इस सोल्यूशन की ड्रॉप को किस पे, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर पे डालकर देखोगे उसके केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपको जो रेड लिटमस पेपर है जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में टर्न हो चुका है, ब्लू में टर्न हो चुका है, एंड ब्लू लिटमस पेपर आपका अभी भी कैसा ही है, सेम कलर का है। व्हाट डज इट शो कि जो सोल्यूशन आपको मिला है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि बेसिक जो चीजें होती हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, सो
Magnesium oxide on dissolving water forms magnesium hydroxide, which is a new substance that thus it is a chemical change. यानी कि पहले आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, बर्न करने के बाद जो आपको पाउडर मिला दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड फिर जो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ कंबाइन किया तो अब वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये अपने आप में एक और न्यू सब्सटेंस हमको मिल चुका है, एंड इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, अब आप इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो मैग्नीशियम plus oxygen gives magnesium oxide, which was of ash, and then magnesium oxide plus water gives magnesium hydroxide. Okay, chalo. Now see, they have given you one more experiment to show the reaction of copper sulfate. अब हम copper sulfate का reaction चेक करेंगे आयरन के साथ. तो आपको क्या लेना है, 100 ml वाटर लेना है एक 250 ml बीकर में, फिर उसके अंदर आपको क्या, एक स्पून फुल कॉपर सल्फेट की डिसॉल्व करनी है, उसके बाद थोड़ी सी ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है, आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा सबको मिक्स करने के बाद. इस सोल्यूशन को आप डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में. पहले वाले पार्ट में आपको आयरन नेल को ड्रॉप करना है एंड उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है. फिर अब आप इस सोल्यूशन के कलर को कंपेयर करेंगे दूसरे वाले पार्ट के साथ जो इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करा है. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है. ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक ब्राउन कलर की लेयर है जो आयरन की उस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है. तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया गया कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का था एंड वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, एक केमिकल चेंज हुआ है. ठीक है, तो इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, हम जो कि ब्लू कलर का था. आपने इसमें आयरन की नेल ऐड करी जो कि ग्रे कलर की थी. सो आयरन ने क्या करा, आयरन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को क्या करा, डिस्प्लेस करा एंड अपना एक सोल्यूशन बना ले, दैट इज आयरन सल्फेट FeSO4 विच इज ऑफ ग्रीन कलर. एंड कॉपर जो कि डिस्प्लेस हो चुका है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एज अ रेडिश ब्राउन कलर, इसलिए उस आयरन नेल का जो कलर है वो चेंज हो गया था. उसके ऊपर जो ब्राउनिश कोटिंग आई वो किसकी है, कॉपर की है. ओके, चलो नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 9. अब यहाँ पे आपको रिएक्शन देखना है विनेगर का विद बेकिंग सोडा. सो आपने 20 ml ऑफ विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में एंड उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा को ऐड करना है. ठीक है, आप क्या देखोगे, एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है, उसमें एक गैस भी इवॉल्व होगी. ठीक है, फिर इस गैस को जब हम पास करेंगे लाइम वाटर के थ्रू, वो लाइम वाटर आपका मिल्की टेक्सचर का हो जाएगा. ऐसा क्यों, सी बिकॉज यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिएक्शन हुआ है. आपके पास विनेगर था, ठीक है, विनेगर में आपने बेकिंग सोडा ऐड किया तो वहाँ पे बना सोडियम एसिटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, फिर आपने इस लाइम वाटर को क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी ना ये गैस, इसको हमने लाइम वाटर के साथ कंबाइन किया तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसकी वजह से वो मिल्की नेक्स आई, है ना, एंड जो वाटर है वो आपका सेपरेट हो गए. सो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एक न्यू मटेरियल बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल सीमेंट को आप जब मिक्स करते हो वाटर के साथ, वहाँ पे एक न्यू मटेरियल बन जाता है विच इज ऑफ कॉन्क्रीट नेचर. ठीक है, अब आपको उस कॉन्क्रीट में से सीमेंट वापस नहीं मिल सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये केमिकल चेंज है. ऐसी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप कॉमनली POP कहते हैं, ये भी एक बहुत यूजफुल कंपाउंड है जिसको आर्किटेक्चर, फायर प्रूफिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है. उसमें भी सेम चेंज देखने के लिए मिलता है. ओके, उसके बाद वुड को आप यूज करते हैं फॉर मेकिंग मेनी थिंग्स, जैसे कि कटिंग वुड. सो जब वुड को कट किया जाता है वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन जब वुड को बर्न किया जाता है वो आपका केमिकल चेंज है. बिकॉज जो वुड आपने कट की है वो उस कट करने के बाद भी वुड ही रहेगी एंड उसके अंदर सारी ओरिजिनल उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन जो वुड बर्न करती वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी एंड उस ऐश से दोबारा हम क्या नहीं बना सकते, वुड नहीं बना सकते हैं. ओके, चलो now what are the characteristics of a chemical change? So chemical changes के क्या क्या features है. Number 1, either heat is absorbed or evolved during a chemical change. एक chemical change में या तो heat absorb होती है या heat evolve होती है. ठीक है, जो substance का composition है वो change हो जाता है during a chemical change. Chemical change आपका irreversible and permanent nature का होता है. System का जो total mass है वो आपका same रहता है after the change also. Now they have given the difference between physical and chemical चेंजेस. सो फिजिकल चेंज आपका टेम्पररी होता है जिसको आप इजीली रिवर्स कर सकते हो. केमिकल चेंज आपका परमानेंट चेंज होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस के मास है उसमें कोई चेंज नहीं आता है. केमिकल चेंज में जो इंडिविजुअल सब्सटेंस का मास है वो या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो टोटल मास है सभी रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के हमेशा इक्वल रहता है. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू या डिफरेंट कॉम्पोजिशन जो है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है.
एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, एटलीस्ट एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड उस न्यू सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ओके, केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही बनते हैं। हाउस होल्ड मटीरियल, केमिकल, प्लास्टिक, मेडिसिन, दे ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन। सो हमने क्या देखा कि केमिकल चेंज जहाँ होता है वहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड एक न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ साथ एक केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या ये भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी इवॉल्व हो सकती है अगर कोई भी एक रिएक्टेंट लिक्विड या सोल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, गैस का जो इवोल्यूशन है इसको कंफर्म किया जाता है कैसे, अगर आपको उस लिक्विड में से क्या कुछ बबलिंग जैसी फॉर्मेशन या अपीयरेंस देखने को मिल रही है। इस गैस को आइडेंटिफाई करते हैं इसका टेस्ट करके, जैसे कि केमिकल इक्वेशन में जो गैस का इवोल्यूशन होता है उसको कैसे शो किया जाता है, आप उसमें क्या इक्वेशन में ऐसे साइड में एक एरो लगा देता है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, एक गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब आप इस गैस को टेस्ट कर सकते हो कैसे, एक बर्निंग मास्टिक के थ्रू। ठीक है, जब एक बर्निंग मास्टिक को आप उस टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाओगे जहाँ से हाइड्रोजन गैस बन रही है तो हाइड्रोजन गैस हमेशा एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। सो अगर वहाँ पे आपको पॉप साउंड सुनने को मिले दैट मीन्स वहाँ पे जो गैस का इवोल्यूशन हुआ दैट इज हाइड्रोजन गैस। सी, दे हैव गिवन यू this reaction with the they have represented this reaction with the help of chemical equation, that is zinc plus hydrosulfuric acid, that is H2SO4 will give you zinc sulfate ZnSO4 and there will be a formation of a gas which is hydrogen gas. ठीक, इसी तरीके से व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है एंड इस गैस का टेस्ट किया जा सकता है कैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा चेंज हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की इन टेक्सचर। ओके, सो द इक्वेशन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 plus 2HCl, that is hydrochloric acid, will give you calcium chloride CaCl2 plus water H2O plus CO2, that is carbon dioxide. Okay, चलो वन मोर एग्जाम्पल, when सोडियम नाइट्रेट, जब सोडियम नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड जो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस है इसको प्रूव किया जा सकता है एक ग्लोइंग स्प्लिंट को उसके पास लाके, बिकॉज स्प्लिंट जो है वो बर्स्ट हो जाएगा इनटू फ्लेम। सो दैट इज सोडियम नाइट्रेट will be heated it will give sodium nitrite and oxygen gas. नेक्स्ट चेंज जो हमको देखने को मिलता है एक केमिकल रिएक्शन में दैट इज चेंज ऑफ कलर। फॉर एग्जांपल, जब सॉलिड लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो एक रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है, साथ में एक येलो कलर की लेड मोनोऑक्साइड का भी वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट किया जाएगा इट विल गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट, व्हेन ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट, जब ग्रीन कलर के कॉपर कार्बोनेट को आप बर्न करोगे, हीट करोगे स्ट्रांगली, वहाँ पे एक ब्लैक रेसिड्यू मिलता है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, दैट इज CuCO3 कॉपर कार्बोनेट विच इज ऑफ ग्रीन कलर। व्हेन यू विल हीट इट विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड विच इज ऑफ ब्लैकिश कलर एंड नेक्स्ट इट विल बी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब उसके अलावा और क्या चेंज देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब दो केमिकल्स सोल्यूशन के अंदर जो है वो रिएक्ट करते हैं एंड तब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है एज अ प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को आप आपस में मिक्स करोगे वहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है सिल्वर क्लोराइड का वो बनेगा। ठीक है, NaCl plus AgNO3 will give you AgCl plus NaNO3। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे वहाँ पे एक ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड का फॉर्म होगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S विल गिव यू COS which is copper sulfide or it is a kind of black precipitate and next is H2SO4 which is sulfuric acid. Next, absorption or evolution of heat, light or any other radiation. Chemical reaction में
आपका हीट का एब्जॉर्प्शन एवोल्यूशन हो सकता है, लाइट का भी एब्जॉर्प्शन एवोल्यूशन हो सकता है, कोई भी अलग टाइप की रेडिएशन का। जैसे कि व्हेन वाटर, जब वाटर को ऐड किया जाता है क्विक लाइम में, वहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, दैट इज CaO क्विक लाइम प्लस वाटर विल गिव यू CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद जब कार्बन एंड सल्फर को हीट किया जाएगा, वहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड कार्बन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। C+2S विल गिव यू CH2, दैट इज कार्बन सल्फाइड। नेक्स्ट, साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि बेकिंग सोडा को आप विनेगर में ऐड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एक हिजिंग साउंड के साथ, ठीक है, दैट इज CH3COOH विच इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 विल गिव यू C2H3NaO2 दैट इज सोडियम एसिटेट, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहाँ पे हिजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होगी, एंड प्लस वाटर। चेंज ऑफ स्मेल भी चेंज हो सकती है, ठीक है, या एक न्यू स्मेल आपको मिल सकती है। When cooked food, जब कुक्ड फूड जिसके अंदर ऑयल एंड फैट है, अगर आप इसको ओपनली रखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में नहीं रख रहे हैं, बाहर रखा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो आपने देखा होगा वो स्पॉइल हो जाता है और उसमें से एक फोल स्मेल आती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम सभी ने सुना है, जब आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सपोज किया जाता है टू मॉइस्ट एयर, जिसमें ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो ब्राउन फ्लेकी लेयर का होता है, वो आपको इन सरफेसेस के ऊपर देखने को मिलेगा। ये ब्राउन फ्लेकी लेयर जो है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होती है, इसको आप रस्ट कहते हैं, एंड इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। रस्ट जो है वो सरफेसेस से फॉल करता है, ठीक है, एंड जो उसके नीचे आयरन का सरफेस है उसको एक्सपोज करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत ही स्लो चेंज है जो कि पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसको हम ब्रिजेस, कार, शिप, ट्रक, गेट, बेंचेस और बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। हर साल वास्ट काफ़ी अच्छा खासा मॉनेटरी लॉस जो है वो होता है, किसकी वजह से? आयरन आर्टिकल्स के डैमेज की वजह से बाय दी रस्टिंग प्रोसेस। ओके, सो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको गिवन है इक्वेशन जो रस्टिंग प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, दैट इज आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन विच वी गेट फ्रॉम एयर, ये एंड वाटर, ये भी आपको एयर में से मिलता है, एंड कंबाइन होने के बाद यहाँ पे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनती है, दैट इज रस्ट। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? सो देयर आर बेसिकली टू कंडीशंस। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन, एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है? सो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। उस आयरन ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एयर एंड मॉइस्चर के साथ, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? उन आयरन आर्टिकल्स के सरफेस को आप पेंट कर सकते हो, ग्रीस या ऑयल अप्लाई किया जा सकता है आयरन पार्टिकल्स के एक्सपोज्ड पार्ट्स पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई जा सकती है आयरन पार्टिकल्स के सरफेस पर मेटल्स की, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के थ्रू अटैक नहीं होते हैं। बाइसाइकिल्स के जो शाइनिंग पार्ट होते हैं उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है सो दैट उसे हम रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सके। गैल्वेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है जहाँ पे क्रोमियम या जिंक की जो लेयर है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिकली, क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास करके, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? बाय एलॉइंग। एलॉइंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू रस्टिंग ऑफ आयरन को अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि जब हम क्या कुछ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल के साथ जब मिक्स करते हैं या कुछ नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं आयरन को, तो आयरन क्या एलॉय बना लेता है जो कि रस्टिंग के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, ये एक एलॉय है आयरन, निकल एंड क्रोमियम का जिसमें रस्टिंग नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज इट? सी वाटर। सी वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं एंड क्योंकि जो ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सी वाटर को सिंपली इवेपोरेट करके क्रिस्टल प्रोड्यूस करना सोडियम क्लोराइड का, ये क्या है, इतना आसान नहीं है। बल्कि जो क्रिस्टल्स हमको मिलते हैं इस तरीके से वो प्योर नहीं होते हैं, छोटे साइज के होते हैं एंड क्लियरली आप इन्हें देख भी नहीं सकते। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल्स, तो किसी एक प्योर सब्सटेंस के बड़े क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, फिर उसे कूल किया जाता है एंड ये जो टाइप का क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या करेगा, इसके थ्रू आपको प्रोमिनेंट क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हमें प्योर सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के थ्रू इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और इस तरीके से जो ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का, ये एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में फ्रॉम अ सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक एक बेटर टेक्निक है देन सिंपल इवेपोरेशन
टेक्निक. वाई? बिकॉज इवेपोरेशन प्रोसेस में कुछ सॉलिड्स है जो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड कुछ शुगर जैसे जो सॉलिड्स है वो आपके केयर्ड हो जाते हैं जब सॉल्यूशन को आप हीट करते हो टू ड्राइनेस. कुछ इम्प्योरिटीज इतनी स्मॉल होती हैं कि वो आपकी सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व रहती है इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑल्सो. सो इवेपोरेशन पे ये क्या करते हैं, उस सॉलिड को कंटेमिनेट कर देते हैं. ओके चलो नाउ यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कुछ कॉमन कंपाउंड से केमिकल नेम्स गिवन है, जैसे कि चॉक का कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर का सुक्रोज, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फाइड डाइहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, रॉक सॉल्ट इज सोडियम chloride. Okay, now again they have given you a tabular form of differentiation between physical and chemical changes. So physical change क्या है, physical change में सिर्फ physical properties जो है किसी भी substance की like color, physical state, volume ये change होती हैं. chemical properties unchanged रहती हैं. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस की वो सारी चेंज हो जाती हैं. फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है. फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है. फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन या प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन केमिकल चेंज में सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है. ओके चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood very clearly the difference between the physical changes and chemical changes. Okay, let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.